गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और मिनरल्स में कई सारे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आहार और पोषण विज्ञान के अंतर्गत खनिज में आज हम कौन सा खनिज पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में आप सभी सुना है ना। कैल्शियम जो शरीर की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, शरीर को विकास करने के लिए, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो शरीर में हम देखें तो कैल्शियम की मात्रा बाकी जितने भी मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, उससे अधिक मात्रा कैल्शियम की होती है। अभी जब हम आगे RDA पढ़ेंगे, रिकमेंडेड अलाउंसेस पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे। और अगर हम देखें तो खनिज तत्व में ये 99% तो ये अस्थियों में होता है और 1% होता है ये कोमल तंतुओं में। तो कोमल तंतु सॉफ्ट टिश्यूज़, तो इस प्रकार से ज़्यादातर ये हड्डियों में ही उपस्थित है। हड्डियों में, दांतों में ही कैल्शियम उपस्थित है और ये अकेले रूप में उपस्थित नहीं होता। कैल्शियम और फास्फोरस मिल के बनाते हैं। आगे हम इसके कार्यों के अंतर्गत इसको देखते हैं। अब इसके कार्य क्या है? कैल्शियम ये जो मिनरल है उसका पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम, सबसे महत्वपूर्ण काम है अस्थियों और दांतों का निर्माण। अस्थियों और दांतों का निर्माण अर्थात ये किससे बनेंगे? कैल्शियम प्लस फास्फोरस, ये मिलके क्या बनाएंगे? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। तो हड्डियाँ क्या करती हैं? बेसिकली हड्डियाँ हमारे शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा करती हैं, देती हैं, प्रदान करते हैं। तो अगर हड्डियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा? उनको बेसिकली ये कवच की तरह काम करेंगी जिसके अंदर अंग सुरक्षित रहेंगे। तो हड्डियों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे शरीर का सारा जितना भी भार है, शारीरिक वज़न है, वो कौन उठा रहा है? वो ये हड्डियाँ ही उठा रही हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हड्डियाँ बनी कैसे होती हैं? तो अस्थियों का संगठन जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट नाम के कणों के रूप में होता है। अल्प मात्रा में क्या होता है? कार्बोनेट, मैग्नीशियम, सोडियम और फ्लोरीन। और अकार्बनिक तत्व एक अघुलनशील प्रोटीन है, उसका एक जाल सा बन जाता है जिसे हम कहते हैं कोलेजन। कोलेजन एक जाल रूपी प्रोटीन होता है, उसके बीच में फंसे रहते हैं ये कोलेजन, और जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। और अस्थियाँ निरंतर संश्लेषित और विच्छेदित होती हैं, यानी कि बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं बार बार। ये प्रोसेस चलती रहती है वियर एंड टियर के। इसीलिए हड्डियों के लिए प्रोटीन तो ज़रूरी होता ही है ताकि उनका रिपेयर वर्क होता रहे, मरम्मत होती रहे। साथ ही साथ कैल्शियम, फास्फोरस, ये दो ऐसे तत्व हैं, खनिज हैं जो कि आवश्यक हैं और इसी के साथ ही हड्डियाँ मजबूती से बनी रहती हैं। तो संश्लेषण जो है वो बच्चों में अधिक मात्रा में होता है, जबकि वृद्धावस्था में क्या होता है? ये विघटन होने लगता है या पुनः शोषण होने लगता है, यानी कि टूटने लगता है। तो इसीलिए आपने सुना होगा जो बूढ़े लोग हैं उनकी हड्डियाँ दर्द होती हैं, कमज़ोर होती हैं, फ्रैक्चर के प्रोन होते हैं, यानी कि संवेदनशील होती है, जल्दी से कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है। गिर गए, थोड़ा सा हाथ ही फिसल गया तो हाथ का फ्रैक्चर हो जाएगा, या शरीर में कहीं, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस मिलके ये जो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में एक मजबूत सीमेंट जैसा पदार्थ बना रही हैं जो कि हड्डियों को मजबूती प्रदान कर रहा है। तो वो विघटित होने लगता है, टूटने लगता है, जिससे क्या होता है? कैल्शियम निकलने लगता है, फास्फोरस निकलने लगता है। तो क्या होता है? शरीर से क्षति होने लगती है कैल्शियम और फास्फोरस की। तो इसीलिए हमें ज़्यादा कैल्शियम, जैसे एज बढ़ती है तो वैसे कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है शरीर के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण काम है रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम ज़रूरी होता है। अब ये जो कैल्शियम है, कहीं भी हम अगर गिर जाते हैं या चोट लग जाती है तो खून निकलने लगता है। तो फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कुछ सेकंड्स में खून जम जाता है, वहाँ पे खून का जमाव हो जाता है, जिससे कि अंदर से और रक्त की हानि नहीं होती। तो अब ये क्या होता है? ये कैसे प्रोसेस होता है? इसको हम समझें थोड़ा सा, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो साधारणतः रक्त में एक अघुलनशील प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन, यानी कि अनसोल्यूबल प्रोटीन। नाम क्या है? फाइब्रिनोजन। और ये फाइब्रिनोजन में क्या बनाता है?
ये फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन है जो कि एक अघुलनशील प्रोटीन है उसके रूप में बदल जाता है। तो फाइब्रिनोजन से क्या बन रहा है, फाइब्रिन बन रहा है और ये बनाता है रक्त का थक्का। तो और ये जो प्रक्रिया हो रही है इसके लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक एंजाइम है, मतलब एक प्रकार का एंजाइम है जो कि प्रोथ्रोम्बिन होगा और जो ये तो इसका अनएक्टिव यानी कि अक्रियाशील रूप है। प्रो यानी कि पहले वाला, थ्रोम्बिन यानी कि थ्रोम्बिन। तो असली काम कौन करेगा, असली काम करेगा थ्रोम्बिन जो उसका सक्रिय रूप है। तो प्रोथ्रोम्बिन बनेगा थ्रोम्बिन में और ये जो प्रक्रिया होगी जिसमें कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित होगा, इस प्रक्रिया में के लिए संपन्न होने के लिए कैल्शियम चाहिए और थ्रोम्बोप्लास्टिन चाहिए। इनकी उपस्थिति में ये प्रक्रिया संपन्न होगी। तो ये इस तरीके से रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम कैसे ज़रूरत है कि जो प्रोथ्रोम्बिन पिगमेंट है वो थ्रोम्बिन में क्रियाशील रूप में आ जाए, उसके लिए कैल्शियम की उपस्थिति आवश्यक होती है। ठीक है, अगला कार्य देखें, हृदय गति में संतुलन बनाए रखना। हृदय गति के संतुलन के लिए कुछ मात्रा में कैल्शियम की उपस्थिति ज़रूरी होती है और हृदय की मांसपेशियों के सामान्य संकुचन के लिए तंतु होते हैं, तंतुओं के तरल पदार्थ होते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं जिसको, उसमें अगर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं हो तो ये प्रोसेस इफ़ेक्ट हो जाएगी, यानी कि इसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये रिसर्च में शो किया हुआ है कि कैल्शियम की अगर कमी होगी तो ये जो हार्ट का, हृदय का कॉन्ट्रैक्शन है, संतुलन मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जो लब डब जो वॉइस हार्ट बीट सुनते हो आप, वो उसके लिए, उस प्रक्रिया के लिए, उस बैलेंस के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये तीनों चीज़ें चाहिए। और उनका एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए, एक संतुलन चाहिए। अगर संतुलन नहीं होगा तो क्या होगा, तो कोई ना कोई समस्या शरीर को हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। और फिर अगला इम्पॉर्टेंट काम आप देखो क्या है, नाड़ी उद्दीपन क्रियाओं के लिए ज़रूरी होता है। तो नाड़ी केंद्र होते हैं जो नर्व सेंटर बोलते हैं और नाड़ी तंतु होते हैं, नर्व फाइबर्स जो होते हैं, उनको उत्तेजित करने के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। कैल्शियम के अभाव में वो स्टिमुलेट नहीं होते, यानी कि स्टिमुलेट होंगे तब वो आगे कार्य कर पाएंगे। और इसके अलावा कई प्रकार की एंजाइम्स हैं, उनको सक्रिय बनाए रखने में भी कैल्शियम ज़रूरी होता है। अब कैल्शियम पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो हमें जाननी चाहिए कि कैल्शियम के शोषण को प्रभावित करने वाले तत्व। अब यानी कि हम कैल्शियम खाते भी हैं लेकिन तो भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, या कुछ ऐसे अवरोध हो सकते हैं हमारे शरीर में जिनकी वजह से कैल्शियम का सही सारा उपयोग शरीर के द्वारा नहीं हो रहा। और वो कौन कौन से हैं ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल, ये कैल्शियम के साथ मिलकर एक अघुलनशील बना देता है पदार्थ जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट, और फिर वो निकल जाता है शरीर से बाहर। यानी कैल्शियम इस्तेमाल नहीं हुआ, कैल्शियम मिल गए ऑक्सैलिक एसिड के साथ मिल के एक जमाव सा क्या कहें कि एक सॉलिड प्रोडक्ट बना देता है जो कि शरीर से निष्कासित हो जाता है। तो इसीलिए पालक और चुकंदर के पत्तों में ऑक्सैलिक एसिड जाता है। हम कहते हैं ना कि पालक, हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम ज़्यादा होता है, लेकिन पालक और चुकंदर विशेष रूप से ऐसे हैं पत्ते जिसमें ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा है, तो इसीलिए उसके द्वारा जो कैल्शियम हमको मिल रहा है वो शरीर के द्वारा उपयोग नहीं हो पाता। दूसरा हम देखें क्या, फाइटिक अम्ल और कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों चीज़ों के बीच में अंतर संबंध, फाइटिक एसिड और फॉस्फेट। तो फॉस्फेट की अधिकता में कैल्शियम की अवशोषण की क्रिया में बाधा पड़ती है और कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होना चाहिए 1:2। इस अनुपात में विपर्याप्त होने से कैल्शियम की कमी के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फाइटिक अम्ल अनाजों की बाहरी परत में होता है और ये कैल्शियम के साथ मिलकर अघुलनशील कैल्शियम फाइटेट बना देता है और अनाजों के छिलकों में फाइटिक अम्ल ज़्यादा होता है। तो इसीलिए
अभी फॉस्फोरस जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें ये बात बताई थी कि जो अनाज हैं वो उनमें फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद शरीर के द्वारा उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसमें फाइटिक अम्ल है जो कि बाधा उत्पन्न कर रहा है फॉस्फोरस के उपभोग के लिए। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की सही मात्रा में उपभोग नहीं हो रहा, फाइटिक एसिड ज़्यादा हो रहा है, फॉस्फेट ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ये बैलेंस नहीं हो रहा, तो उस स्थिति में भी शरीर कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पा रहा। फिर आंतों के रस की प्रक्रिया, आंतों में जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स होते हैं, तो जब प्रतिक्रिया अम्लीय होती है तो तभी कैल्शियम का शोषण होता है। और आंत में ज़्यादातर क्या होता है, एल्कलाइन बैलेंस होता है, एल्कलाइन माध्यम यानी कि क्षारीय माध्यम होता है। तो क्षारीय प्रतिक्रिया से कैल्शियम फिर एक अघुलनशील पदार्थ बना देता है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये फिर अघुलनशील बन गया यानी कि सॉलिड बन गया। अब कैल्शियम को सोचो तो समझो कि जैसे कि चौक, तो अब वो चौक जमाव हो गया उसका, तो वो शरीर के द्वारा उपयोग नहीं हो पाएगा, और ये जो जमाव हो गया एक अघुलनशील पदार्थ बन गया, ये फिर शरीर से निष्कासित हो जाएगा, शरीर इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। फिर आप देखिए प्रोटीन लाइसिन नामक अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण कैल्शियम के शोषण की गति बढ़ जाती है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन एक प्रकार, लाइसिन एक प्रकार का प्रोटीन है, एक अमीनो एसिड ही है, प्रोटीन का ही रूप है, सरल रूप है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। और लाइसिन अगर हमारे खाने में उपस्थित है तो वो कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करेगा, तो ये भी एक कारण है कि शरीर उस कैल्शियम को उपभोग नहीं कर पाएगा। आगे देखें, वसा और वसा अम्ल दोनों ही चीज़ें, फैट और फैटी एसिड, अगर अधिक वसा की उपस्थिति है तो भी कैल्शियम का शोषण नहीं हो पाता, क्योंकि हमने पढ़ा था साबुनीकरण यानी कि सेपोनिफिकेशन हो जाता है, अर्थात एक साबुन जैसी चीज़ अघुलनशील चीज़ बन जाती है जो फिर शरीर के द्वारा उपयोग नहीं की जाती, और फिर वो शरीर से निष्कासित हो जाती है, अपशिष्ट पदार्थों के रूप में निष्कासित हो जाती है। फिर रेशेदार भोजन, अधिक रेशेदार भोजन के सेवन से भी कैल्शियम का शोषण नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर फिर वो बाधक तत्व होते हैं जो कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को रोकते हैं। फिर आप देखिए साइट्रिक एसिड अगर आहार में मौजूद है, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें आपने ली तो भी कैल्शियम का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाएगा। लैक्टोज है, ये कैल्शियम के शोषण की गति को बढ़ाता है, और क्योंकि लैक्टोज क्यों ज़रूरी है कि हमारे जो आंतों में एक तो बैक्टीरिया होता है आगे, उस बैक्टीरिया के क्या कहें कि लैक्टोज उसका भोजन है, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको उनके खमीरीकरण का कार्य करता है, जिससे कि वो शरीर से निकल जाएं आगे। तो ये एक प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, वो उसके लिए फूड है लैक्टोज उस बैक्टीरिया के लिए। हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं, तो जो बुरे हैं उनसे डरने की ज़रूरत है, ये एक उपयोगी बैक्टीरिया है, हमारी आंत में रहता है जो। तो लैक्टोज जो है ये कैल्शियम के शोषण की गति को बढ़ाता है, क्योंकि लैक्टोज की उपस्थिति में आंतों के रस की अम्लीयता ज़्यादा होती है, जिससे वो शीघ्र शोषित हो जाते हैं। और देखिए विटामिन डी, विटामिन डी क्या होता है, ये भी कैल्शियम के शोषण की गति को बढ़ाता है। जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं जहाँ ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि शैशवावस्था है, गर्भावस्था है, या दुग्धपान की अवस्था है, या कोई भी बीमारी है जो हड्डियों से संबंधित है, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, इसमें विटामिन डी की उपस्थिति है तो कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आज कैल्शियम के इस एक भाग में हमने इतनी चीज़ें पढ़ी और समझी। आगे कैल्शियम का एक और भाग करना पड़ेगा जिसमें कि कैल्शियम की कमी के प्रभाव को हम देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो जानना आवश्यक है। इसीलिए आज की कक्षा में हमने प्रमुख रूप से कैल्शियम का एक भाग पढ़ा। कैल्शियम का अगला भाग हम दूसरे कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।